बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और जनाब, ईद की जो छुट्टियां हैं आपने खूब खुश उसलूबी से निभाई होंगी, खुशियां मनाई होंगी। और ईद मौका ही ऐसा होता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां चाहिए होती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। और जनाब, अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इस गलबे से बाहर भी आ चुके होंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि पंजाब भर में भी स्कूल इस वक्त खुल चुके हैं और स्कूलों में बच्चे हुए सुबह आपको जाते हुए दिखाई देते हैं। मुल्क भर में खुल चुके हैं, ईद फेस्टिविटीज खत्म, लेकिन पार्टी खत्म हो गई है, जल्दबाजी भी की है, उनको पूरा लॉन्ग वीकेंड देना चाहिए था। तो जनाब, जिन्होंने तो लॉन्ग वीकेंड एंजॉय किया है उनको तो इस बात का पता ही है कि इतनी लंबी छुट्टियां आपको मिल जाए तो आपका शहर में रहना महाल हो जाता है। लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, वहां पर ताज़ा हवा खाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, काम इस वक्त जारी है। लेकिन जो फेस्टिविटीज है ना जनाब, वो अभी खत्म नहीं हुई है। ईद की फेस्टिविटीज खत्म हो गई है, एक हफ्ते का वक्फा है, जिसके बाद अब आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग की फेस्टिविटीज शुरू होने वाली है। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का रंगारंग आगाज रवा हफ्ते 11 अप्रैल बरोज जुम्मे रात 8 बजे पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी, दिफाई चैंपियन के साथ ये जो मैच है, देखते हैं पहला मैच हमारा कैसा जाता है। और इस हवाले से जो सारी तैयारियां हैं वो जारी हैं। PSL सीजन 10 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान हो गया है और इवेंट में पहली बार इस बार अली मुकम्मल जो उर्दू कमेंट्री है ना वो भी होने वाली है। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, अली यूनस, अकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल हैं। अंग्रेजी कमेंट्री के लिए इंग्लैंड के साबिक कप्तान सर लेस्टर कुक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर सुहेल भी कमेंट्री करेंगे। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर लीजा स्टॉकर भी पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगी। और इसके साथ साथ आप देख सकेंगे अरूज मुमताज़ को कमेंट्री करते हुए अतर अली खान होंगे, मार्टिन गप्टिल हैं और मार्क निकोलस हैं, डोमिनिक कॉर्क हैं, JP डोमिनी हैं, माइक हेजमैन भी कमेंट्री करते हुए आपको सुनाई देंगे। इधर पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई है और शायकीन ने ट्रॉफी का वालहाना इस्तकबाल किया है। ट्रॉफी के साथ कोयटा में खुशियां लौट आई हैं और शहर त्योहार का समा पैदा हो गया है। तो जनाब, वाकई एक हफ्ते का ब्रेक मिला है आपको, एक हफ्ते में अपने काम सारे फिर से निपटा ले और फिर PSL की तरफ मतवज्जो हो जाए। जी हाँ, PSL तो चलता रहेगा और क्रिकेट पर तो हम बात रोज ही करते रहेंगे, आगे चलकर भी करेंगे जनाब। अपनी क्रिकेट टीम की सूरत हाल पर बात, अभी जरा बड़ी खबर में सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयारियां कर रही थी। इस पर बातचीत हो रही थी। हुकूमत को टफ टाइम देने की बजाय पार्टी के अंदर मसाइल का जो है वो शिकार हो चुकी है। और वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने ईद उल फितर के दौरान बानी PTI से मुलाकात के बाद सीनियर सहाफ़ी अरशाद भट्टी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया कि आतिफ खान, शहराम तरकई और असद कैसर को कौमी असम्बली का टिकट देना है और उनको सूबाई असम्बली का टिकट नहीं देना। इस पर इन तीनों रहनुमाओं ने भी मुतालबा किया है कि अली अमीन गंडापुर के बयान की जो तहकीकात है वो कराई जाए और कहा है कि जवाब देने का हक वो रखते हैं, मगर जो हालात की नज़ाकत है उसको देखते हुए फिलहाल जवाब नहीं दे रहे। उधर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि वो बानी की रिहाई के लिए इदारों से गुफ्तगू करना चाहते हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा आजम सवाती ये कहते हैं कि दिसंबर 2022 में बानी PTI ने कहा कि वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। बानी ने कहा अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने एक ताज़ा तरीन बयान दिया है, उस पर भी बात होगी। उन्होंने कहा है कि PDM अभी तक टूटी नहीं है, उसका M ऑपोजिशन में है, बाकी रहनुमा हुकूमत पे है। जबर और जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे, गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। हमारे मुल्क की मुक्तदरा भी हमारी गुर्बत का गलत इस्तेमाल करती है। इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस जागीर के खिलाफ, इस इख्तिदार के खिलाफ, इस इस्तिबदाद के खिलाफ हमारी जंग जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। जिस स्टेज से मैं बात कर रहा हूं ये गुलामी से बगावत का मैदान है और गुलामी से बगावत हमारी शनाख्त है।
गुलामी से बगावत हमारी शनाख्त है। मौलाना फजल रहमान इस बयान को क्या समझा जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं। बड़े अरसे के बाद आप एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं पराचा साहब आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पराचा साहब, हम तो डिस्कस कर रहे थे रमज़ान से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड कर लिया है कि टफ टाइम देना है हुकूमत को ईद के बाद। तो अब तो हमें खुद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है, और ऐसे में तहरीक इंसाफ जो है वो बानी की रिहाई के लिए कैसे इकदाम कर पाएगी, उसे कैसे मुमकिन बना पाएगी? टफ टाइम तो हर एक को मिलता है। अगर आप किसी के लिए टफ टाइम दे रहे हैं तो फिर वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो रिएक्शन तो होना ही था और ये बड़ा अपेरेंट था, क्योंकि शायद अभी लग रहा हो कि पीटीआई में इख्तलाफात हैं। पीटीआई में तो बहुत अरसे से इख्तलाफ हैं और वो इख्तलाफात ढके छुपे भी नहीं रहते। और वो खुद भी कहते हैं कि जी हम एक जमहूरी पार्टी हैं और जमहूरी पार्टियों में हर एक की अपनी राय होती है। दुरुस्त बात है, लेकिन राय रखना और फिर पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये भी कोइंसाइड करना चाहिए या पैरेलल चलना चाहिए, वो नहीं हो रहा। मसलन जो अली अमीन खान गंडापुर बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन वाले टाइम पर ही जब अली अमीन खान छोटी सीट पे लड़े थे, बड़ी सीट पे लड़े थे, तो उस वक्त क्लियर था कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब असद कैसर साहब या आतिफ खान साहब या किसी और के बारे में जो वो बात कर रहे हैं, वो बराह रास्त बानी पीटीआई खान साहब और अली अमीन खान के दरमियान गुफ्तगू है। जो तहकीकात का मामला कर रहे हैं आतिफ खान, कैसे तहकीकात होंगी? या तो खान साहब खुद बयान दें कि मैंने ऐसी बात नहीं की थी, या चीफ मिनिस्टर के लिए अली अमीन खान मेरे कैंडिडेट नहीं थे, फिर तो वो तहकीकात या क्लैरिटी आ सकती है। अदरवाइज ये ऐसे ही चलता है। लेकिन अच्छी बात ये है, आतिफ खान कह रहे हैं कि चूंकि पार्टी मामलात हैं, पार्टी मामलात में बाहर बात नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टी से बाहर ये बात कर दे तो पीटीआई फिर उसको तनकीद का निशाना बनाती है कि जी ये बिला वजह पीटीआई की आला क़यादत को हदफ़े तनकीद बनाया जाता है। लेकिन अच्छा है कि खुद ही बात करें। अब दूसरा पहलू इसका ये भी है कि टफ टाइम के हवाले से, टफ टाइम 26 नवंबर या 5 अक्टूबर के बाद मुश्किल लग रहा था कि पीटीआई टफ टाइम देगी। नेगोशिएशन का एक चैप्टर होता है, चाहे वो आदम सवाती साहब कहें या कोई और। खान साहब खुद भी पहले ये बात करते रहे कि हाँ मैं उधर ही बात करूंगा, मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपको याद है ये सजा होने से पहले खान साहब जब बाहर थे, वो भी कहते थे कि मैं तो तैयार हूं लेकिन मुझसे तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। तो ख्वाहिशात पुरानी है इस लेवल पर बात करने की, लेकिन एक्चुअल मसला है कि उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। राइट। तो शौकत साहब, अभी एक रिस्पांस हमने देखा, मौलाना साहब ने भी दिया, उस बयान का तज़किरा भी किया। तो कितना समझते हैं कि इस मौके पर मौलाना का ये बयान आना कि अभी पीडीएम जो है वो बाकी है, उसका एम अपोजिशन में है और बाकी रहनुमा हुकूमत में है? इस तनाजुर में भी इस बात को देखें कि मीटिंग्स भी हुई, शायद खाकान अब्बासी साहब के यहाँ मीटिंग हुई, फिर मुस्तफा नवाज खोखर साहब के यहाँ मीटिंग हुई, खुद मौलाना साहब के पास भी पीटीआई के लोग जाते रहे। असल तो था कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मुतहर्रिक होगा, वो अपनी तहरीक चलाएगा या एहतजाज करेगा। वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना नहीं। ईद से थोड़े दिन पहले मैंने खुद जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अपने शो में पूछा था तहरीक के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब है नंबर 1 कि अभी पीटीआई से कोई मामलात आगे नहीं बढ़े। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि खान साहब ने मौलाना साहब के लिए भेजा, ओपन एक ऑफर भेजी कि आपके जितने तहफ़्फ़ुज़ात या फॉर दैट मैटर मुतालबात हैं, आप एक एक करके पेन डाउन करें और मैं बिल्कुल खुद साइन करूंगा। ये बड़ी, मैं आपको मुसद्दिक़ा एक बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें फिर भी गुंजाइश रहती है कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, कौन उसको ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करेगा? मौलाना साहब या जेयूआई एक तहरीरी मुआहदा चाह रहे थे, वो तहरीरी मुआहदा अभी तक नहीं आया। दूसरी तरफ जो पीडीएम वाली है,
मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी मुझे याद है एक दफा कह गया था कि मौलाना साहब का एक सियासी जो सेगेसिटी है वो इतनी डीप है कि मौलाना साहब, अगर मैं और आप फर्ज किया कि मेरे जैसे जर्नलिस्ट कुछ ना कुछ थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करके बात करते हैं, तो इमेजिन के मौलाना साहब ने 80s में 90s में फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इत्तेहादों की सियासत ही की है। वो 80s में MRD में थे, 90s में मुझे याद है एक बाबा ग्रुप बना हुआ था, बाबा ग्रुप में शामिल थे। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तो वो MMA बनी थी, जो अपोजिशन लीडर खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। तो एक एक्सपेक्ट किया जाए कि एक ज़ीरक सियासतदान, और वो भी मौलाना साहब के पाए के, अगर वो रीड नहीं करेंगे सूरत हाल को तो फिर कौन करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर अच्छा साहब, कमिंग बैक टू पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाला वो जो एक मामला चल रहा है, जिसके अंदर अब एक बार फिर से मुज़ाकरात की बातें सरगर्म हो गई हैं, और यही बताया जा रहा है, जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात, कोई बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं, कोई राब्ते हो रहे हैं, जिसमें आज़म सवाती साहब का हमने जिक्र किया, अली अमीन गंडापुर साहब का भी जिक्र किया। मतलब हर एक ने अपने कंधों पर यह बेड़ा उठाया हुआ है कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं और किस दरवाजे पर दस्तक देनी है वो हमें पता है। आपके ज़राए क्या कहते हैं, हो रहे हैं मुज़ाकरात? एक मुल्क की सियासी जमात हो, एक सूबे में हुकूमत हो और वो चीफ मिनिस्टर हो, तो आपको याद नहीं पेशावर में मुलाकात हो गई थी बैरिस्टर गौहर खान की, और वो फरमाइश पे मुलाकात की गई थी। लेकिन सिक्योरिटी जराए ने भी फिर बाद में वो जो खबर आई थी कि ये बिल्कुल ही वो लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग थी और सियासतदान आपस में सियासतदान बात करें। इधर से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, PTI की तरफ से भरपूर कोशिश है, और वो छुपा के नहीं कह रहे, वो बरमला कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो हम उधर ही GHQ से करेंगे, हम पाक फौज से करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। रऊफ हसन साहब ये बात कर गए, शिबली फराज साहब ये बात कर गए, अली अमीन खान ये बात कर गए, आज़म सवाती साहब ये बात कर गए, सब ये बात कर रहे हैं। असल मसला ये है कि उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और वो कह रहे हैं, इसकी क्या वजह, एक वजह ये भी हो सकती है कि जब मुज़ाकरात की बात छेड़ी जाती है तो उसके बाद ही कोई ना कोई बानी PTI का ऐसा बयान सामने आ जाता है जो कि अगेंस्ट होता है, सारे मामले को खराब कर देता है, या फिर जो सोशल मीडिया है उसकी तरफ से कोई ऐसी कैंपेन चला दी जाती है। आपको लगता है कि एक ये भी रीजन है? जब बातचीत शुरू होती है वो हमें उस वक्त पहुंचती है हमारे पास, यानी जनरल पब्लिक में, जब उधर से वो खत्म हो चुका बिल्कुल कि भाई उधर ही जाए, पार्लियामेंट में बात करें, सियासतदानों से बात करें, उसके बाद सख्त बयान आ जाता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कि जब सख्त बयान आता है इसका मतलब ये होता है कि भाई अभी दरवाजा नहीं खुला, और वो उनको यही बार बार कहते हैं कि पॉलिटिशियन ही पॉलिटिशियन से बात करते हैं। मसलन आज अगर आप इमेजिन कर लें जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कि GHQ में मुज़ाकरात शुरू हो गए, तो फिर आप और मैं, हम इस हुकूमत से नहीं पूछेंगे कि आप किस लिए बैठे। आपके पास पार्लियामान है, अगर मुल्क की एक सियासी जमात के साथ फौज ने बराह रास्त मुज़ाकरात करने हैं और इस तरह से पब्लिकली करने हैं, मैं राब्तों की बात नहीं कर रहा, अभी राब्ते हमेशा चलते रहते हैं, मैं अब बाकायदा जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं। तो अगर मुज़ाकरात फौज या GHQ या एस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त बैठ के कर ले, तो फिर तो वजीर आजम का, वजीर कानून का, वजीर जो सियासी अमूर हैं, या जितने भी कैबिनेट है या हुकूमत है या ऐवान सदर है, तो उसका क्या पर्पज है कि अगर पॉलिटिक्स में सियासतदान बैठ के सियासतदानों से बातें नहीं कर रहे। यही एस्टेब्लिशमेंट PTI को समझाने की कोशिश कर रही है। तो शौकत साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा कम रह गया है, हमने PTI के हवाले से भी सवालात पूछे हैं, और दूसरी तरफ जो मौलाना साहब PDM की बात करें उसके हवाले से भी पूछे। ये जो एक पार्टी इस वक्त हमें पसपुश दिखाई दे रही है वो पीपल्स पार्टी है, जो इस वक्त सरापा एहतजाज भी है। केनाल्स का जो मामला है पीपल्स पार्टी का, क्या आपको लगता है अफाम तफहीम से हल हो सकता है? जो पीपल्स पार्टी की ओरिएंटेशन है वो तो यही है। मसलन अभी बिलावल भुट्टो दरदारी साहब की आप तकरीर सुन लें, ये 4 अप्रैल वाली उधरगढ़ी खुदा बख्श में मैसेज क्या था? मैसेज यही था कि सब मिलकर बैठें, पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर हैं कि उनके हल के लिए सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी कल से यहाँ मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम शुरू हो रहा है, और वहाँ बाहर बैठे मुल्क से जो लोग हैं
वो अजीब अजीब पोस्टें कर रहे हैं कि जी अमेरिका इसमें तामुन ना करे। स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो एरिक मेयर भी आ रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी आ रहा है। अब वो वहां पर पोस्टें कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी को मत भेजें। पाकिस्तान की तरक्की में जो पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अब शायद वो इस कॉन्फ्रंट्रेशन के बिलावल भुट्टो दरदारी शुरू से ही खिलाफ हैं। वो खान साहब को भी एड्रेस करके कहते रहे, वो हुकूमत को भी कहते रहे कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए ताकि इस मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। और ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फोरम मिनरल्स के हवाले से है, ये तो बलूचिस्तान है, केपी है, पंजाब है, सिंध है। हमारे आइन के मुताबिक मसलन ये रेकोडेक वाला गोल्ड माइन जो है, अब वो बाकायदा एग्रीमेंट में सूबे का भी 50% उसमें जो रॉयल्टी मिलेगी या शेयर मिलेगा, सूबे को 50% मिलेगा। ये जो नई पॉलिसी है, मिनरल्स एक्सप्लोर होती हैं, ये सूबों के लोगों का पाकिस्तान का फायदा है, बजाय इसके कि फिर हम वो माहौल बनाएं। लिहाजा पीपल्स पार्टी जो पॉलिसी लेके चल रही है, इन दैट पर्सपेक्टिव जो हम पहले बात कर रहे थे, वो मेरा ख्याल है कंसिस्टेंट है, पॉजिटिव है और कंस्ट्रक्टिव है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की जो मौजूदा सियासी हालत है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बचपन ख्वाबों की ताबीर का वक्त होता है, लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई बच्चा अपनी आंखों से, अपनी मासूम आंखों से इस सारी दुनिया को देख भी पाए, तो मगर किसी हादसे या पैदाइशी माजूरी की वजह से अपने हाथों से उसे छू ना सके, तो एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है। तो अक्सर ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, मगर अब साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानियत के इम्तजाज ने इन ख्वाबों को जीने का एक नया मौका दे दिया है। हम आज बात कर रहे हैं मसनूई हाथ या रोबोटिक आर्म की, जो मसनूई जहानत की मदद से तैयार किए जा रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो हाथों से महरूम है। मसनूई हाथ सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि उम्मीद की एक किरण भी है, जो माजूर बच्चों को ये एहसास दिलाती है कि वो किसी से कम नहीं है, वो भी आम बच्चों की तरह खेल सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायोमिक ऐसे मसनूई हाथ बना रहा है जो कम लागत, पायदार और मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है। ये टेक्नोलॉजी एक माजूर बच्चे को सिर्फ जिस्मानी आज़ादी ही नहीं देती, बल्कि जज्बाती, नफ्सियाती, माशरती एतमाद भी वापस लौटा देती है। इन रोबोटिक आर्म्स में जदीद सेंसर्स मौजूद हैं, जो इंसान के बाजू में मौजूद पट्टों की हरकत को महसूस करते हैं और फिर उसी की तरह, उसी के मुताबिक मसनूई उंगलियां हरकत करने लगती हैं। मजीद ये बाजू किस तरह से काम करते हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ उस इनसाइट फाउंडर बायोमिक इंजीनियरिंग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो उसामा ये बताएं कि बायोमिक काम कब से कर रहा है और ये जो डिफरेंट किस्म का आइडिया है, ये आपको आया कैसे? जी, एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में 2019 में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था जो कि इंजीनियरिंग पोटेंशियल को भी हमारी जाहिर करे और जिससे सोशल वर्क भी हो सके। इस आइडिया को लेकर हमने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आर्म 2019 में बनाया था। फिर 2020 में हमें काफ़ी अचीवमेंट्स इसमें हासिल हुई, हमें गोल्ड मेडल इस पर मिला गया और 2021 में हमने फिर कंपनी रजिस्टर करके इसकी सर्विस देना स्टार्ट करी। तो 2021 से हम ये सर्विस दे रहे हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग बायोमिक आते हैं और अपने रोबोटिक आर्म बनवाते हैं। राइट, तो उसामा ये बताइएगा कि काम कैसे करता है? क्या सिर्फ आप चीज़ों को छू सकते हैं या महसूस भी कर सकते हैं इन हाथों के जरिए? जी, इसमें ब्रेन सिग्नल्स के जरिए ये काम करता है। जैसे मैं अपना हाथ अभी बंद कर रहा हूँ और खोल रहा हूँ, तो ये ब्रेन से सिग्नल आ रहा है और मैं ये काम अपना परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अगर मेरे हाथ किसी हादसे में कट जाता है यहाँ से, तो जितना फोर आर्म का हिस्सा बाकी होता है वहाँ पर हम सेंसर्स बनाते हैं, तो ब्रेन से सिग्नल आता है यहाँ तक तो आएगा, फोर आर्म तक आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि मेरा आगे हाथ नहीं है। तो वही सेंसर वो सिग्नल को रिसीव करता है और आगे फिर मशीन लर्निंग के जरिए मशीन को ट्रेन किया जाता है कि आपको ब्रेन के किस सिग्नल पे क्या काम परफॉर्म करना है। तो उस तरह से ये काम करता है। और सेंसर भी इसका जो है वो वेयरेबल होता है और मैं आपको दिखा के देता हूँ। ये इस तरह का इसका मेटल इलेक्ट्रोड की तरह ये सेंसर होता है, ये हम बाजू में पहना देते हैं, जैसे एक वॉच आप पहनाते हैं, जितना आर्म बाकी होता है वहाँ पे पहनाते हैं और ये सिग्नल रिसीव करके मशीन को चलाता है। ज़बरदस्त। तो उसामा ये बताएं कि एक जो मसनूई हाथ है, ये बनाने में कॉस्ट क्या आती है? जो
आर्म है हमारा, एक आर्म वो 5 lakhs में तैयार होता है, जिसमें से 80% इसकी कॉस्ट होती है, बाकी 20% जो है उससे फिर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। ओके। राइट। अच्छा उसामा, ये बताइएगा इसमें एआई का इस्तेमाल किया आपने? जी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है कि मशीन को खुद ही पता चल रहा है कि ब्रेन कब अपना हाथ मुट्ठी बंद करना चाह रहा है, कब वो कंप्यूटर के लिए अपनी टाइपिंग करना चाह रहा है आर्म से, तो ब्रेन से किस टाइप का सिग्नल आ रहा है। मशीन इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो उसको पता कर लेती है और उसी तरह फिर वो रिस्पॉन्स करती है और मूवमेंट जनरेट करती है, और फिर जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो फंक्शन जो है वो यूजर परफॉर्म करता है। तो ठीक है। इसमें टोटल 4 ग्रेड्स पर फंक्शन है, जिससे से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसामा, ये भी जरा बताइएगा कि मार्केट में और भी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, तो बायोमिक किस तरीके से उनसे डिफरेंट है? क्या एक्यूरेसी में कुछ फर्क है, या फिर जो सेंसर्स आपने स्पेशल किस्म के लगाए हैं जिससे फील भी किया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी वजह से ये डिफरेंट है? जी, पाकिस्तान में जब से ये टेक्नोलॉजी प्रोस्थेटिक आर्म की है, वो तो डमी आर्म्स थे, फिर 2016 से बायोनिक आर्म के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2016 से लेकर 2021 तक ये आर्म्स जो है टेक्नोलॉजी सिर्फ ओपन क्लोज ग्रिप तक महदूद थी। तो बायोमिक का ये कारनामा है कि बायोमिक ने इस फंक्शन को इंक्रीज किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, और पूरे पाकिस्तान में सबसे एडवांस आर्म बायोमिक बना रही है, जिसमें इंडिविजुअल फिंगर्स भी काम कर सकती हैं, जिससे कंप्यूटर की टाइपिंग करना चाहें तो कंप्यूटर की टाइपिंग कर सकते हैं, इंडेक्स पॉइंट करके स्विच ऑन ऑफ करना चाहें वो कर सकते हैं, हुक ग्रिप करके आप कोई शॉपर बैग या वजन कैरी करना चाहें वो कर सकते हैं। राइट। तो उसामा जरा क्विकली बताइएगा, हमारे पास लास्ट मिनट है, क्विकली बताइएगा कि इस पे लागत कितनी आती है और राब्ता किस तरह किया जा सकता है इसे खरीदने के लिए? बायोमिक इंजीनियरिंग आप यूट्यूब पर सर्च करें या गूगल पर सर्च करें तो हमारी कंपनी आ जाएगी, और वहाँ पर फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस लोकेशन एनईडी यूनिवर्सिटी में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, वहाँ आके आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। और इसमें लागत जो है तकरीबन 5 lakhs की इसमें मिनिमम कॉस्ट आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसामा बिन सईद हमारे साथ मौजूद थे बायोमिक से। जिस तरीके से बायोमिक ये काम, खासतौर पे उन खुसूसी लोगों के लिए जो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, अपने किसी ना किसी आज़ा को खासतौर पर अपने हाथ या बाजू से महरूम हो जाते हैं, तो उनके लिए ये काम कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है और बहुत अच्छा कॉज है। खासतौर पर जिस तरीके से आप फील कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब। इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जरा थोड़ी सी क्रिकेट पर, क्रिकेट टीम पर नजर डाल लेते हैं, बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड से, व्हाइट वॉश से ग्रीन शर्ट्स पर जो लगे दाग हैं वो मजीद नुमायां हो गए हैं, और दौरा न्यूजीलैंड पर पाकिस्तानी टीम बेबसी की तस्वीर बनी रही। हम सब ने देखा दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम के मजमूई तौर पर 8 मैचेस में से सिर्फ 1 में फतह समेटी, और 5 T20 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 4-1 से शिकस्त हुई। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को व्हाइट वॉश की खिफत से 2-4 होना पड़ा, और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों शोबों में हमारी जो कौमी टीम है माशाल्लाह फेल दिखाई दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शिकस्त खाने वाली पाकिस्तानी टीम आज रात वतन लौटेगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऑकलैंड से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंचेंगे, और तीसरे वनडे में अनफिट होने वाले ओपनर इमामुल हक को भी सफर करने की इजाजत अब मिल गई है। इस पर हमने करनी है जी बात। बिल्कुल। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? मैं शुक्र, ठीक ठाक। आप से ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अवैस, पावर प्ले में हम मॉडर्न क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, क्या कुछ बता सकेंगे? वैसे बात तो हम करेंगे मजीद हमारी क्रिकेट टीम की क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि पावर प्ले को हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। देखिए, ये तो ऑब्वियसली सबसे बेहतर सवाल जो आपको पता है, इसको जो टीम मैनेजमेंट है, जो टीम के साथ कोचेज हैं, वो बेहतर समझा सकते हैं, मुझसे बेहतर। क्योंकि जब हम अगर कोई बात करते हैं तो यही बात होती है कि जी अपना बार एनालिस्ट जो हैं या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं जो टीम को हर्ट भी करती हैं। ऑब्वियसली हर्ट करती होंगी, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस हो तो फिर तनकीद करना बनता है। कंस्ट्रक्टिव जो तनकीद होती है वो तो करना बनता है। मसला फिर वही चीज आती है जिस वक्त आप ईजी एंड सिंपल, जो सारे क्रिकेटर्स भी बात करते हैं, जिस वक्त आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट, जो आपकी असली क्रिकेट है, जो 4-डे क्रिकेट की बात करें, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात करें, जो आप डोमेस्टिक में खेलते, जब आप उसको इज्जत नहीं देते, जब आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते, तो फिर ये जो मामला हैं जाके इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आपको नजर आते हैं। सबसे बड़ा जो मसला आपका पावर प्ले की जो आपने बात की, आपका डॉट बॉल डिलीवरीज का है। आपको याद हो जितने भी अभी तक आपने बड़े मैचेस जो खेले हैं पाकिस्तान ने, जिसमें अगर मैं चले रिसेंट अगर मैचेस की बात करूं, बैटिंग पे आने से पहले मैं बॉलिंग पे आना चाहूंगा, आपकी टीम ने लगभग, अगर 5-6 मैचेस की बात करूं तो लगभग 4 से 5 मैचेस के अंदर आपके बॉलर्स ने 300 प्लस से ऊपर कंसीड किया, 325
330 के करीब कंसीड किया। दैट मींस कि आपकी जो बॉलिंग है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको लूप होल नजर आता है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो चाहे स्टार्ट ऑफ द ओवर के अंदर मैं कहता हूं कि तगड़े रिदम के साथ आपको नजर आते हैं, लेकिन जब मिडिल ओवर्स आते हैं जहां पर थोड़ी सी शाइन अवे होती है, जब आपने डेथ ओवर्स की बात करनी है तो आपके बॉलर्स का रिदम बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके लड़कों में फिटनेस का इशू आपको नजर आता है और वो क्लियर कट है। आपको वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आया, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में आप बात कर लें, आपको बिल्कुल वो नजर आ रहा था, आपको लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट के अंदर भी वो नजर आता हुआ है, क्योंकि आपने, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रायोरिटी नहीं रखा हुआ जो आपका प्राइम टूर्नामेंट्स है, जो कायदे आजम ट्रॉफी हो जाए, वनडे टूर्नामेंट पाकिस्तान का होता है, आपने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा हुआ, जहां पर आप कहीं ना कहीं अपने रिदम पे भी काम करते हो, अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करते हो, आप उसको नहीं रखते हो इतना अपना उसको सोच में। पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से चल रही है इस वक्त, कहीं ना कहीं लिटरली हमें खुद भी डर लगता है कि यार अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए कि आप क्वालिफाइज की तरफ आप चले जाओ, क्योंकि आपकी कोई भी चीज काम नहीं करी, चाहे आप कॉम्बिनेशंस की बात कर लें, चाहे आप अपनी बैटिंग बॉलिंग यूनिट की बात करें। T20 पे बहुत से लोग तनकीद करते थे, जो भी टीम आपने सेलेक्ट की, मुझे पता है तनकीद बनती है क्योंकि हमें डेस्परेटली जीत चाहिए, पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये वो नए लड़के हैं जिनको मैं फिर कहता हूं कि एटलीस्ट 11-12 मैचेस चाहिए। देखिए आप इनका थोड़ा सा पीछे अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे जाए, इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है, हद मारो 5-6 मैचेस खेले में 8 मैचेस खेले होंगे, इंटरनेशनल लेवल एक अलग एक्सपोजर है। फिर मसला ये है कि जहां पर आपने कैंप लगाया था पूरे लड़कों के लिए, जो स्ट्राइक फोर्स कैंप था, वो डेड विकेट के ऊपर था मुल्तान के अंदर, वो कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। आपने लड़कों को जाके उतारा न्यूजीलैंड कंडीशंस में, जहां पर आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान स्विंग एंड बाउंस के खिलाफ ज्यादा परफॉर्म नहीं करता, आपके बैट्समैन आपको नजर आ रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, तो साहब ये तो सही कह रहे हैं, नए लड़कों को टाइम देना पड़ेगा और कुछ मैचेस हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। पहले वाले लोगों का क्या करना है, अपने पहले वाले प्लेयर्स का हमने क्या करना है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वैसे कप्तान ये कह रहे हैं कि बाबर जो है वो फॉर्म में आ गए और नसीम की बैटिंग जो है वो अच्छी अलामत है, आपको लगता है हुआ है ऐसा कुछ? हमें तो नहीं दिखाई दिया। देखिए बाबर आजम पे फिर मैं कहूंगा, मुझे पता है कि तनकीद तो करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं उनका, लेकिन ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स बोलते हैं, परफॉर्मेंस है, बड़े प्लेयर हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शायद उस बड़ेपन को निकाल के दिमाग से, अकेले बैठ के जो एक बंदा होता है उसको निकाल के दिमाग से, तो आपको अब सोचना पड़ेगा कि मैंने ऐसा टीम मैन भी खेलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लिए वो खेलते हैं, लेकिन ऐसा टीम मैन किस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप बाबर आजम की जो 15 उन्होंने उसने स्कोर की है, बहुत अरसे के बाद आपको नजर आई है, लेकिन ये 15 नहीं चाहिए, आपसे 100 चाहिए। देखें आप जब किंग के नाम से जाने जाते हो, दैट मींस कि आपसे पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की क्रिकेट का सर्कल है, जो बैटिंग ऑर्डर है, आपके इर्द गिर्द घूमता है। आपका ठीक है बैटिंग ऑर्डर भी तब्दील हुआ, क्योंकि इमामुल हक पहले इंजर्ड हो गया, आपको पता है बाबर एक सेंस में ओपनर ही चले गए खेलने के लिए, लेकिन अच्छे नजर आ रहे थे अब्दुल्ला शफीक के साथ, आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। जहां पर बाबर आजम की वो जो पार्टनरशिप वाली विकेट गिरी है अब्दुल्ला शफीक वगैरह की, तो एकदम पाकिस्तान की टीम जो सी है वो कोलैप्स हुई है। दैट मींस कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है इतना सस्टेनेबल नहीं था कि वो ऐसे बड़े स्कोर को चेज कर सके। आज मुझे पता है बहुत से लोग उस चीज को कंपेयर करते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। भाई वो मैं पहले भी बात करता था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि आपके बॉलर्स ने, क्योंकि वो टेलर मेड कंडीशंस थी, सीना कंडीशंस, आपके बॉलर्स ने वहां पर परफॉर्म करके दिया। आपने 140 150 पे भी आउट किया, वो चेजेबल टोटल पाकिस्तान टीम के लिए जो भी हालात है हमारे, जहां पर आपको फैंटा लगेगा 350 300 का 280 का, पाकिस्तान की टीम में दमखम नहीं है चेज करने का, क्योंकि आपका जो डॉट बॉल डिलीवरीज का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। चलिए आप ओपनर की बात करें, आपके लड़कों ने पीछे अपने एक मैच के अंदर 70-80 के या 90 के करीब अपना ओपनिंग पार्टनरशिप, आपको बहुत अरसे के बाद, आपको 2 साल के बाद शायद आपको ओपनिंग पार्टनरशिप आपको नजर आई। मैं इस सीरीज की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप उसी सीरीज से बाहर निकलते हो, जब आप मिडिल ओवर्स की बात करते हो, जहां पर आपने रन अप बॉल को कंटेन करके रखना है, अपने जो इकोनॉमी रेट है उसको मेंटेन, रन रेट को मेंटेन करके आपने रखना है, 6, 5, 4 पर रन पर ओवर, वहां पर हम लोग आज भी 3.5 रन पर ओवर चल रहे हैं। इसका मतलब आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट अगर निकालनी है, मॉडर्न डे क्रिकेट का ही मसला चल रहा है बेसिकली। अवैस बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आप देखें जनाब, मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं कि रेत की दीवार है, बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है बाबर आजम की बात, लेकिन हमारे पास तो भी ओपनर्स भी नहीं है, जिसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। बहुत देर हो चुकी है, हार पे हार हो रही है और अवाम रूठी बैठी है। प्लीज इनको मना लें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है वकार अहमद मलिक की मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से, उनके नॉवल प्यार का पहला शहर पर, जिसका मेन कैरेक्टर पास्कल इंतहाई मकबूल, लेकिन पास्कल को खुद को पता नहीं है। आइए देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन तार साहब हर हफ्ते हमारे मेहमान होते हैं। हम उनसे एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं और आज के सवाल जो है वो कुछ ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि वो पास्कल के हवाले से है। बहुत शुक्रिया तार साहब। तार साहब, मेरा सवाल ये है कि BCO इनफैक्ट सैकड़ों किरदार ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी मुसव्विर ने पेंटिंग में डाला या किसी नावल निगार ने नावल में वो किरदार जो है उसको एडॉप्ट किया या उसको लिखा, और वो जो किरदार है वो ख़ुद वाकिफ़ ना हो कि वो किसी मशहूर नावल का हिस्सा है या किसी मशहूर किताब का हिस्सा है या लाखों लोगों, हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में बसता है, वो बिल्कुल बेबहरा हो, उसको पता ही ना हो। ये जो सूरत हाल है ये क्या पास्कल पे भी नहीं होती? कि पास्कल को तो नहीं मालूम होगा कि प्यार का पहला शहर जो है उसने पाकिस्तान में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की, शोहरत हासिल की और लोगों ने इतना उस किरदार को सराहा, और कैसी अजीब बात है। कभी आपके जहन में भी ऐसी बात आई कि उसको पता होना चाहिए? मतलब इस हवाले से आप क्या, कभी आपके जहन में ये चीज़ आई है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जब आप उस मोमेंट से गुजर रहे होते हैं जी, जिस तरह बहुत सारे लोग मुझसे दरियाफ्त करते हैं कि आपने अपने अहद में जितने भी बड़े अदीब थे, वो फैज साहब हों या बाकी जितने भी लोग थे, सबके साथ उठना बैठना किसी हद तक हुआ। तो कई मरतबा कहते हैं आपके पास तस्वीर नहीं है कोई, तो तस्वीरें मेरे पास नहीं है कम। तो मैं ये कहता हूँ कि एक्चुअली वो जो मोमेंट होता है ना हिस्ट्री का, उसमें आप अवेयर नहीं होते कि ये लोग हिस्ट्री हो जाएंगे। वाह वाह वाह, वो एक नॉर्मल जिंदगी आप गुजार रहे होते हैं। सही सही। तो इसी तरह जब आप किसी कैरेक्टर का कर रहे होते हैं, तज़किरा करते होते हैं, एट दैट मोमेंट यू आर नॉट अवेयर कि ये कभी लोगों के दिल पसंद हो जाएंगे या ऐन मुमकिन है कि मुझसे ज़्यादा शोहरत के हामिल हो जाए। इंटरनेशनल जो लिटरेचर है उसमें बहुत सारे ऐसे आए हैं और उसके बाद उनकी खोज लगाई गई है कि वो कैरेक्टर कहाँ है। और एक कोई रशियन अफसाना था या कोई पीस था और मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तोयेवस्की का था शायद, तो उसके ऊपर क्रिटिक्स ने रिसर्च किया। तो वो एक दहकान औरत थी, कहीं किसी गांव में रहती थी, उसको ठीक तरह से दोस्तोयेवस्की का नाम भी नहीं आता था कि अच्छा दैट यंग मैन आई थिंक आई मेट हिम। चुनाचे ये चीज़ जो है ये चलती है। वैसे जिप्सी है, जिप्सी ऑब्वियसली रियल कैरेक्टर, लेकिन जिप्सी का ये हुआ कि भाई चंद एक जो पाकिस्तानी गए कईयों ने उसको मुलाकात की तो उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, लेकिन ये लेवल जो है ना, अब मैं प्यार का पहला शहर के बारे में एक बात अर्ज कर दूँ कि उसको लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, हालांकि वो फिक्शन है, मतलब उसमें 50% रियलिटी है जो निकले तेरी तलाश में, बाकी कैरेक्टर बनाए गए हैं, लेकिन लोगों ने उसको बहुत संजीदगी से लिया। अच्छा, उसमें हमारे ही एक्सप्रेस के वजी साहब जहाँ तशरीफ लाए थे, उन्होंने खुद बयान किया, कहने लगे जी वो इसी की प्यार का पहला शहर की बात हुई तो कहने लगे कि हम गए हनीमून मनाने पेरिस और वहाँ पे मैं अपनी बेगम को बताता रहा कि ये देखें ये वो सीढ़ियाँ हैं, दरिया सेन है, यहाँ पास्कल घूमती थी या रही हो। तो वापसी पर कुछ अर्से के बाद बेगम ने इनसे कहा कि अच्छा आप मुझे हनीमून पे कब लेके जा रहे हैं? तो मैं कभी लेके तो गए थे, कहने लगे नहीं वो तो आप पास्कल को लेके गए थे। तो वो जो इम्पैक्ट है चीज़ों का, एंड मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि इतना सीरियसली लोगों ने लिया कि मुझे थ्रेटनिंग खत आए कुछ कि आप उसको क्यों छोड़ के चले आए। अच्छा, और अच्छा दे डिडंट रियलाइज कि भाई अगर छोड़ के क्या मतलब एंड होता है, एक मुसाफिर जो है उसको ठहर तो सकता नहीं गई, तो अगर मैं ना आता तो ये कहानी भी ना लिखी जाती। लेकिन लोग जो ऑथर्स उनके पसंद के होते हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं लोगों की पसंद का एक ऑथर हूँ, उनकी जो फिक्शन है उसको भी वो सीरियसली लेते हैं। मसलन मुझे कई लोगों ने एक फिल्म देखी होगी और ये सच्चा वाकया था कि कोई फेमस ऑथर है अमेरिकन, और वो वीकेंड के लिए अपने माउंटेन रिसोर्ट है, कोई उसने झोंपड़ा है, वहाँ जा रहा है, रास्ते में बर्फबारी शुरू हो जाती, वो एक्सपेक्टेड नहीं होती और उसकी गाड़ी उलट जाती, वो खाई में जा गिरती है।
अब ये पुरानी बात है 30-40 साल पहले की, तो ना न्यूयॉर्क में खबर आती ना वहाँ पे पहुँचा नहीं, तो दे आर वंडरिंग कि भाई को कहाँ गया बंदा। तलाश होती है, उस दौरान बर्फ़ पड़ चुकी है, उसकी गाड़ी जो गिरी हुई उसके ऊपर। फाइनली एक खातून आती, वो जॉगिंग करती आ रही बर्फ़ में, और आके तो उसको ऐसे कोई हिस्सा नज़र आता है गाड़ी का, तो देखती है कि तो गाड़ी है, अंदर देखती है कि यार आदमी पड़ा है, वो उसको उठा के घर ले जाती है, और वो नर्स वो उसकी जिम्मेदारी करती है और वो रिकवर कर जाता है। 8-10 दिन के बाद रिकवर करता है, तो वो देखता है अखबार वगैरह जो आए हुए हैं उनमें ये लिखा होता है कि प्रेज्यूमेबली ही इज डेड, क्योंकि उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो वो घर टेलीफोन करना है, कहती टेलीफोन से तुम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों? कहेंगे फलान नावल याद है, मैं तुम्हारे ये देखो ये पूरे शहर में तुम्हारे नावल, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। अच्छा। और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, आई नेवर न्यू कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस हमारी मुलाकात होगी। सही। तुम मुझे ये बताओ कि फलां जो नावल है उसमें आखिर में तुमने हीरोइन को क्यों छोड़ा, और मैं आई कैन किल यू फॉर दैट, और तुम मेरे काबू आ गए हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, वो कहते कि बीबी ये फिक्शन है, इसका हकीकत से। उन कहती नहीं, मुझे इससे कोई गरज नहीं, यू शुडंट हैव लेफ्ट हर। और वो जाहिर कुछ छोटी सी ज़हनी मरीजा भी है, उसको बैठ के लिखवाती है उसका एंड अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके बावजूद वो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के वहाँ से आता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को जो फिक्शन की होती हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे। पास्कल को भी इसी तरह सीरियसली लिया गया। और आप ये देखें ना कि अगर अब मैं 85 की उम्र तक वहाँ पे गया हूँ पेरिस में, तो इफ इट ऑल शी समवेयर देयर, वो भी तो 80 साल की होगी ना, या फौत हो गई होगी। लेकिन भारत और लिटरेचर का ये होता है कि जो किरदार है, जो असल है, वो तो सफाई हर चीज़ से गायब हो जाते हैं, लेकिन जो किताबों में होते हैं, जो लोगों के दिल पे असर करते हैं, वो लोगों के दिलों में मुंतकिल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात यह है कि तार साहब के 20 किरदारों में पास्कल बहरहाल वो एक वाहिद किरदार है जिसको खुद नहीं मालूम कि दूर पाकिस्तान और बरसगीर में जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ पे जो लोग हैं उसको कितना पसंद करते हैं, और वो कितनी मशहूर किरदार है, शायद उसको ये मालूम ना हो। बहरहाल तार साहब से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी निकले तेरी तलाश में। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आज आपकी एक खास मुलाकात करवाते हैं पंजाब पुलिस की बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर एसपी आयशा भट्ट से। आलमी एजाज हासिल करके पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने उनकी गैर मामूली खिदमत को तस्लीम किया है और उन्हें एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 के लिए नामजद किया है। ये बैन-अवी अवार्ड सितंबर 2025 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में मुनक्किद होने वाली 62वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में एसपी आयशा भट्ट को पेश किया जाएगा। और हर साल ये अवार्ड दुनिया भर से एक खातून पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है जो अपने माशरे में नुमाया खिदमत सर अंजाम देती हैं। एसपी आयशा भट्ट इस वक्त सिटी ट्रैफिक ऑफिसर गुजरावाला की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं एसपी आयशा भट्ट, उनसे बात करते हैं। आयशा भट्ट साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो रवां साल स्कॉटलैंड में आपको एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 है, इससे नवाजा जाना है, क्या एहसास हैं आपके? बहुत खुशी हो रही है। बाज़-औक़ात ऐसा इंसान ऐसे मौका पर पहुंच जाता है, ऐसे जिंदगी के ऐसे स्टेज पर आ जाता है कि उसके पास अल्फाज नहीं होते अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए। तो शायद मैं भी आज उसी जगह पर खड़ी हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकूंगी कि मैं कितना खुश हूँ। राइट, तो ये अवार्ड आपको किन खिदमत पर दिया जा रहा है और इन अवार्ड्स का क्राइटेरिया क्या होता है? जी बिल्कुल, ये अवार्ड है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस। ये हर साल डिफरेंट कैटेगरीज की जो कंपटीशन जो है वो मुनक्किद करती है और इसमें जो नॉमिनेशन आती हैं वो पूरी दुनिया से आती हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जाती। इसमें यूरोपियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, मिडिल ईस्ट से आती है, साउथ एशिया से आती है
ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि तमाम कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने का भी इसमें ना एक तरीकाकार होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसकी जो थ्रू प्रॉपर चैनल नॉमिनेशन जाती है। पाकिस्तान में तमाम प्रोविंसेस से नॉमिनेशन गई थी। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में मेरे साथ और ऑफिसर्स भी थी, डिफरेंट रैंक में वो काम कर रहे हैं, उनकी नॉमिनेशंस गई थी। अब हर एक कैटेगरी की अलग से रिक्वायरमेंट होती है, उसका बेंचमार्क उन्होंने सेट किया हुआ है, वो एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है। मेरे जो अवार्ड मिला है वो है एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस का अवार्ड। इसकी जो स्पेसिफिक जो उन्होंने रिक्वायरमेंट थी कि वो कैंडिडेट जिसने क्रिमिनल डिटेक्शन में काम किया हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी अचीवमेंट हो, या रोड सेफ्टी के हवाले से वर्क किया हो, ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने से काम हो, या ट्रैफिक रिलेटेड कोई इनिशिएटिव्स हो, उस हवाले से उनका कुछ क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ था। उसमें मेरी भी जो है वो यहाँ से नॉमिनेशन गई। उस पर हमारा एक राइटअप होता है, उसमें हमने चीजें लिख के बतानी होती हैं कि क्या क्या काम किया गया। इस तरह से जब हमने वहां पर सबमिट करवाई सब चीजें, उसके बाद उनकी ज्यूरी बैठती है जिसमें तमाम जो वर्ड से नॉमिनेशंस आई होती हैं उसको एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद फिर ज्यूरी डिसाइड करती है कि ये अवार्ड दुनिया में से जितनी भी नॉमिनेशन आई हैं किस ऑफिसर को दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पाकिस्तान ने ये अवार्ड विन कर लिया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, इस डिपार्टमेंट की तरफ से अब तक कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं, कौन कौन से एजाज़ात मिल चुके हैं? जी, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ऐसे मौका आए हैं जिस पर हमने काम किया। आईजी साहब की तरफ से अप्रिसिएशन आई, लेटर रिकमेंडेशंस आए, मेरे अपने एडिशनल आईजी ट्रैफिक की तरफ से भी मुझे मिले हैं। इसके अलावा मेरे अपने जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं सीपीओ गुजरावाला, उनकी तरफ से भी लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आए। यानी कि जितना हम काम करते हैं तो फौरी तौर पर उसकी अप्रिसिएशन सीनियर कमांड की तरफ से आ जाती है। राइट। तो ये बताइएगा कि आपका पुलिस फोर्स में तजर्बा कैसा रहा? आपने अब तक किन किन महकमों या अहम केसेस में खिदमत अंजाम दी हैं? पुलिस, चूंकि मैं अपनी पर्सनल चॉइस पर आई थी, मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन की थी और बड़े शौक से ज्वाइन की थी, और वो शौक और वो पैशन वो अभी भी मेरा बरकरार है। और मुझे तकरीबन 11 साल हो चुकी हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। 2014 में मैं आई थी एज ए एएसपी, मैंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया था। अब तक मैं बहुत से डिफरेंट ब्रांचेस में काम कर चुकी हूँ। जैसे मैंने अपने करियर का स्टार्ट एज ए एएसपी गार्डन टाउन किया था, एएसपी गुलशन रावी भी काम किया। जब मैं प्रमोट हुई तो मैं एज ए एसपी डॉल्फिन जो है वो लाहौर में पोस्ट हुई थी, इसके साथ साथ एसपी एंटी राइड भी। तो जब मैं एसपी डॉल्फिन पोस्ट हुई थी तो तब भी मैं पहली फीमेल ऑफिसर थी जो डॉल्फिन की एज ए कमांडर पोस्ट हुई थी। इसके अलावा मैंने पाकपतन में काम किया इन्वेस्टिगेशन में। इस पंजाब पुलिस के अलावा मैंने फ्रंटियर कांस्टेबलरी में भी काम किया, जिसकी वजह से हम लोग पेशावर, मेरे पूरा बैच गया था, पेशावर में काम किया, इस्लामाबाद में काम किया है, लेकिन मैंने ज्यादातर काम पंजाब में और फिर लाहौर में किया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे आयशा साहिबा ये बताएं कि सबसे अहम, दिलचस्प और मुश्किल केस कौन सा है अब तक जो आपने हल किया है? जो इन्वेस्टिगेशन में जब मैं थी तो वहां पर तो डेली बेसिस पे बहुत से केसेस आते थे, रेप के केसेस आते थे। बाज़ औक़ात ऐसे होते थे केसेस जिसमें माइनर बच्चों के साथ गली में जाते हुए किसी ने बच्चे को पकड़ लिया, किडनैप किया, रेप किया और फिर छोड़ गए, या उनकी डेड बॉडीज मिल गई। उन केसेस को सॉल्व करना मुश्किल होता था क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केसेस होते थे। कोई राह चलते हुए, या क्योंकि जब इस तरह के केसेस में अगर कोई आपका रिलेटिव इन्वॉल्व होता है तो वो थोड़ा सा केस इजी हो जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल ब्लाइंड हो, अननोन बंदा हो जो उस एरिया में आया, उसने बच्चे के साथ ये ज्यादती की, उस तरह के जो केसेस थे वो काफी टफ रहे थे। और इसके अलावा जो ऑनर किलिंग के केसेस डील किए थे उसमें चूंकि जो विक्टिम होता है और एक्यूज्ड होता है उनके दरमियान रिलेशनशिप ऐसा होता है कि वो केस को डील आगे से बढ़ा नहीं रहे होते। यानी कि अगर किसी ने ऑनर किलिंग पे अपनी बहन बेटी को मर्डर किया है तो उस केस का अगर कंप्लेनेंट उसी फैमिली का मेंबर बन जाता था तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम होती थी, वो क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। तो इस तरह के केसेस को डील करने में मुश्किल पेश आती थी। इन स्टोरीज को सुनकर ही कुछ खवातीन की दिल दहल जाते होंगे, और आप जैसी बहादुर खवातीन है जो इस स्टोरीज को ना सिर्फ सुन रही हैं बल्कि इनसे डील भी कर रही हैं, तो खराज तहसीन इसके लिए आपको। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी और ज़ाती ज़िंदगी में किस तरह तवाज़ुन कायम रखती हैं, और घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमेशा किसकी होती है आपको?
मेरा अगर मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस की बात करूं तो इसमें मुझे बेनिफिट ये है कि मेरा हस्बैंड भी चूंकि पुलिस ऑफिसर है, तो हमारे घर का माहौल भी कुछ इसी तरह का होता है कि हम हर वक्त किसी ना किसी केस की इन्वेस्टिगेशन पे बात कर रहे होते हैं, या कहीं पे सिक्योरिटी ड्यूटी डिप्लॉय करनी है, वो प्लान बनना है, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ट्रैफिक रिलेटेड कोई मैटर होता है तो हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मेरा जो घर का माहौल होता है वो भी ऑफिस के माहौल की तरह ही वो दिख रहा होता है, तो इतना मुझे फर्क फील नहीं होता, तो बैलेंस करने में आसानी हो जाती है। जहां तक सपोर्ट की बात है तो नो डाउट फैमिली सपोर्ट के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना काम कर पाती। मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज्यादा मेरे साथ, बच्चों को लुक आफ्टर करने से लेके मुझे सपोर्ट करने की हद तक वो हर वक्त मेरे साथ होते हैं। इसी तरह से मेरी फैमिली जो कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है, इनकरेज करते हैं। कभी कुछ ऐसा मुश्किल वक्त आ भी जाए, कुछ भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाए तो उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा मेरे साथ होती है, इनकरेज करते हैं। तो मुझे लगता है वो जो हौसला मुझे दे रहे होते हैं, जो फैमिली हौसला आपको देती है, उसके बाद कोई भी इंसान, हाथून तो क्या कोई भी इंसान किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। एग्जैक्टली। और जिस तरह से आप स्ट्रांग हैं, साथ फैमिली की सपोर्ट है और जितनी आप खुद इंडिपेंडेंट है, अब इस सोसाइटी में आज भी लोग ऐसे हैं, एसपी आयशा भट्ट साहिबा, जो लड़कियों की तालीम के खिलाफ हैं और उनको नौकरी नहीं करने देना चाहते, उनके लिए क्या मैसेज है? वो लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो लोग अपनी बच्चियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को मर्द और औरत के दोनों के हकूक के साथ भेजा है। अल्लाह ने किसी भी इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। अगर किसी शख्स की बहन, बेटी किसी फील्ड को एज अ करियर ज्वाइन करना चाहती है, अपनाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाह रही है, कोई इंजीनियर बनना चाह रही है, कोई अगर पुलिस ऑफिसर बनना चाह रही है, तो मेरा नहीं ख्याल उनको रोकना, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना कोई मुनासिब बात है। आज अगर मैं इस मौका पर पहुंची, इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि जिसमें बहुत से लोग आके तारीफ कर रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी मैंने मुल्क के लिए कुछ किया है, तो मेरी जगह उनकी बहन या बेटी भी हो सकती है, वो भी इसी तरह से पाकिस्तान के लिए ना कमा सकती है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। तो अगर लोग ये बात समझ लें कि हमने अपनी बेटियों को, बहनों को बोझ नहीं बनाना मुआशरे के ऊपर, हमने उनको एज ए इंडिपेंडेंट शहरी की तरबियत देनी है और उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले बिल्कुल आजादी से कर सके और वो किसी की मुख्ताज बनकर ना रहे। तो मेरा ख्याल से वो फिर बच्चियों की तालीम और उनकी नौकरी के अगेंस्ट नहीं रहेंगे। बिल्कुल। आयशा साहिबा, बहुत बहुत शाम से गुफ्तगू करने के लिए। ग्लासगो आपका इंतजार कर रहा है, अपने अवार्ड समेटिए और बहुत से अवार्ड्स लाएं। हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब आप जैसी खवातीन हमें जाकर रिप्रेजेंट करती हैं। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अभी हमारे शो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, नन्हे मगर बेहद बासलाहियत गुलकार फवाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद की ना सिर्फ सुरीली आवाज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, बल्कि जिस अंदाज से वो रुबाब की धुनें बिखेरते हैं ना, वो बिलाशुबा सामईन पर सहरतारी कर देता है। और आज इस नन्हे शहजादे का बर्थडे भी है, तो हम उन्हें उनका बर्थडे भी विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे फवाद। हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे मजीद बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, कैसे हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। फवाद, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमें बहुत खुशी है कि थैंक यू सो मच सर। आप अपने बर्थडे पर हमारे कैसा महसूस कर रहे हो हमारे स्टूडियो में होकर? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर आपके स्टूडियो में। अच्छा, तो ये बताना मुझे, इतनी छोटी सी उम्र में गाना और उसके साथ रुबाब प्ले करना, ये कहाँ से सीखा? सर पहले तो हम गांव में थे, तो फिर हम पढ़ाई के सिलसिले में इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, तो उसके बाद मेरा उस्ताद है मोहतरम मसूद नाम है उनका, तो उनसे मैंने रुबाब की थोड़ी सी बेसिक सीखी थी, और गाना सर मैंने खुद से सीखा है। अरे वाह, माशाल्लाह। एक तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट करना है फवाद, आप माशाल्लाह बहुत क्यूट हो। और दूसरा ये कि मुझे ये बताओ कि शुरू से ही आपको शौक था, मतलब शुरू क्या, अभी तो आप बहुत छोटे से ही हो, कब से आपको शौक है गाना गाने का और कब से गुनगुनाते रहते हो घर में? मैं शौक तो मैं छोटा था तो तब से था, मतलब 5-6 साल का था तो तब से था, तो
फिर मैं तो बड़ा होता गया, तो फिर हम जब मैं 9 साल का था तब इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए थे। तो फिर मैंने इस्लामाबाद से अपने टीचर से रुबाब की बेसिक सीखी थी, तो फिर वहाँ से मैंने म्यूज़िक का शुरुआत किया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आपको पता है ये जो म्यूजिक आप बजा रहे हो ये इस्लामाबाद से आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो ये मुझे बताना कि अभी जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बताना कि घर वालों में से आपको सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया कि आप रुबाब भी बजा सकते हो, आप गा भी सकते हो? सर मेरे तो पूरी फैमिली का मेरे साथ सपोर्ट है, लेकिन मेरी अम्मी जो है वो मेरे अब्बू जो है वो गांव में होते हैं, तो मेरी अम्मी मेरे साथ होती है, तो अम्मी और अब्बू दोनों का मेरे साथ सपोर्ट है। जबरदस्त। अच्छा फवाद बताए, घर में कोई और भी रुबाब बजाता है या कुछ गाता है, या आप ही अकेले हैं जिन्होंने ये शुरू किया है? नहीं, मैं अकेले ही मेरे फैमिली में हूँ जो मैं म्यूजिशियन हूँ। मैं बहुत बेसब्रा हो रहा हूँ। हाँ, मैं भी। बातें तो बहुत सारी हो गई हैं। बातें जो है ना हमने ज्यादा कर ली है, हम पहले सुन लेते हैं। तो कुछ प्ले करके सुनाना फवाद। जी सर, मैं एक पहले ट्यून से शुरू करता हूँ। जी वाह वाह वाह, खूबसूरत। वाकई सहर तारी कर दिया आपने। इतना खूबसूरत रुबाब इतनी छोटी सी उम्र में आप बजा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे में आपने ये अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और कितने अरसे से अब आप ये रुबाब जो है वो बजा रहे हैं? मैंने रुबाब सीखने में मेरे जो शायद 6 महीने लगे थे, और अब मैं प्रॉपर 1 साल रुबाब प्ले कर रहा हूँ। 1 साल हो गए। और गा कब से रहे हैं? सर मैं रुबाब बजाता था, तो बस मैं जब रुबाब प्ले करता था तो तब से मतलब रुबाब के साथ ही मैं गाता जा रहा हूँ। तो गायकी के शायद 1 साल हो रहे हैं मेरे। सही है। गायकी के साथ 1 साल। तो अब सुन भी ले कुछ। मैं तो ये पहले पूछना चाहूंगी कि पहला कौन सा गाना गाया था आपने फवाद, और सबने जो पसंद किया वो अपनी उस जुबान में गाया था या कोई और सॉन्ग था? मैम मेरे जब सबसे पहले मेरा एक फारसी एक कलाम रिलीज हुआ था, तो उसके बाद से मैंने शुरू किया था। जी मैम। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो जब से आप फेमस हुए क्या क्या फरमाइशें कर रहे हैं लोग? सर मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, मुझे नेशनल मीडिया सारे ने कवर किया है, और मैं ग्लोबल यूथ के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी पूरे पाकिस्तान से। माशाल्लाह फवाद, और क्यों नहीं कवर करना है आपको? इतने आप टैलेंटेड हैं माशाल्लाह से, और इतनी सी उम्र में इतना जबरदस्त रुबाब बजा रहे हैं, इतना खूबसूरत गाते हैं। अभी वो हम आपसे सुनते हैं। मुझे बताएं किस ग्रेड में आप पढ़ते हैं? मैम अभी मेरे पेपर्स हुए और मेरी 2nd पोजीशन आई थी, तो मैं 5th क्लास में चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या स्कूल में भी दोस्त भी आपसे फरमाइशें करते हैं, फवाद जरा ये तो सुना दो या ये सुना दो? जी मैं हमारे स्कूल में भी म्यूजिक क्लास है, तो जब मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं तो फिर हम म्यूजिक क्लास में जाके तो मैं उनको सुनाता हूँ। राइट। तो कभी टीचर के साथ कोई ऐसी डील तो नहीं हुई कि पेपर की जगह आप म्यूजिक सुना दो उनको? सर हमारी टीचर्स को भी बहुत पसंद है, तो वो कहती है कि चलो फिर 1-2 नंबर वैसे ही दे देते हैं। क्यूट क्यूट क्यूट। अच्छा फवाद, स्कूल में भी फरमाइशें चलती रहती होंगी, घर में भी, और इतने ज्यादा फेमस होके कैसा फील करते हैं आप? जी पहले तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं इतना मीडिया पे फेमस हूँ, और तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है मैम। सही है। और अब हमारी बारी अच्छा महसूस करने की, जब हम आपको गाता हुआ सुनेंगे। तो सुनाइएगा। जी सर।
जी सर, मैं एक सूफी कलाम सुनाऊंगा। आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना बेखुद के देते। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। अजमेर का साकी है, बगदाद का मैं खाना, आदिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जाना बेखुद के ये देते हैं। अंदाज ही जाबाना बेखुद के ये देते हैं। जबरदस्त, खूबसूरत। जितना खूबसूरत बजाते हैं इतना खूबसूरत गाते हैं। आपको जब फवाद दुबई के ग्लोबल यूथ अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया तो तब कैसी फीलिंग्स थी आपकी? जी मैम, जब मुझे दुबई के अवार्ड के लिए तो सिलेक्शन किया गया था तो तब मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए हम नहीं जा पाए थे, लेकिन वो अवार्ड मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया गया था। अरे तो फवाद ये बताएं कि गाना तो बहुत सारे बच्चे गा लेते हैं लेकिन साज नहीं बजा पाते, तो ये साज को बाकायदा से सीखना और रुबाब ही को क्यों सीखना, ये कैसे डिसाइड हुआ? हाँ सर, ये रुबाब क्योंकि दरअसल हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट भी है, तो ये रुबाब बहुत फेमस है, तो इसलिए मैंने पहले मेरी अम्मी ने मुझे छोटा सा रुबाब ला के दिया, तो फिर उस पे मैंने प्रैक्टिस वगैरह की और उस पे मैंने सॉन्ग्स निकालने शुरू कर दिए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बड़ा रुबाब लिया, तो उसके बाद अब से मैं इसको बजा रहा हूँ। जबरदस्त फवाद, और मुझे ये भी बता दें जरा क्विकली कि पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग को मैनेज कैसे करते हैं, कितना टाइम देते हैं डेली अपनी रुबाब की ट्रेनिंग को? मैम, अभी तो हम शादी में आए हुए थे तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन तो इस साल हमारे पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं पेपर की तैयारी में कर रहा था, तो इसलिए फिर इसको ज़्यादा। चले फवाद, बस अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे एक और खूबसूरत सा गाना, और एक बार जाते जाते फिर से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आपको दोबारा कहना चाहेंगे, तो हैप्पी बर्थडे रहिए, कामयाब हो जाइए इसी तरह से। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, कभी हमने